पाठशाला में हमारी किताबों में कई बार हम क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते तो है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो हमारा भी खून कहीं ना कहीं खौल उठता है और लगता है कि देश के लिए मौजूदा परिस्थिति में जो ज़रूरत है उसमें से हम भी कुछ करें। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि उस ऊर्जा को जिंदगी भर जिंदा रखते हैं। इतना ही नहीं, उसी क्षेत्र में काम भी अच्छी तरह से शुरू करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरहद के संस्थापक संजय नाहर जी की और उनकी पत्नी सुषमा जी की। पुणे की यह संस्था, इस संस्था ने कश्मीरी बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा एक तरह से उठाया है। पंजाब में और सीमावर्ती इलाकों में भी इनका बहुत बड़ा काम है। मैं बातों बातों में इस श्रृंखला में इस दंपति से आपको मिला रही हूं जिनका काम बिल्कुल काबिले तारीफ है। संजय जी नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है। पहले तो मुझे ये है कि आमतौर पर ये होता है कि जब हम किताब, आपने बहुत छोटी उम्र थी आपकी जब आपने इस संस्था के बारे में सोचा भी, और किताब में पढ़ के जैसे मैं कह रही थी कि खून तो मेरा भी खौलता था, लेकिन हमने एक सुरक्षित रास्ता चुना। आपने उसी समय वंदे मातरम जैसी संगठन जब अपनी स्थापना की तो उम्र आपकी, जिसे टीनेज कहते हैं, वैसी थी। तो क्या आपका घर का माहौल था, कैसे ये आपको सूझा? मेरे जो चाचा थे, शिरूर नाम का गांव है जी। वहाँ से हम लोग आते थे। मेरी पैदाइश हुई कानूर पठार में, जो अन्ना हजारे का गांव है पारनेर, उसके साथ हमारा गाँव। तो घर में एक माहौल था जो उस वक्त यशवंतराव चौहान जी, केशवराव जेदे, भाऊ साहेब विरे जैसे क्रांतिकारी लोग थे, उनके साथ हमारे चाचा का बड़ा संपर्क रहा। बहुत छोटे जब मैं था तो कभी पुणे में उनके साथ जाया करता था। शांताबाई शेळके, सरोजिनी बाबर, वसंतदादा पाटिल, आत्माराम बापू पाटिल, जो रजनी पाटिल के पिताजी, उनसे मिला करते थे। तो एक मुझे आकर्षण तो था इन लोगों का जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। जब मैं 5वीं में पुणे में आया पढ़ने के लिए, तो मेरा जो इर्द गिर्द का माहौल था वो एक सांप्रदायिक माहौल था। जैसे हमें एक फील आया गया, लाया गया कि हमारे सामने पाकिस्तान है, यहाँ हिंदुस्तान है। तो तिरंगे के बजाय भगवा और हरा ऐसा एक पोलराइजेशन हो चुका था। तो उसका एक असर हमारे ऊपर रहा। शुरू में हम भी कुछ वारदातों में गए, कुछ दंगे हुए। तो बाद में हमने एक रियलाइज किया कि इन दंगों में मरने वाले लोग, एक घटना ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। मई 1973 में एक दंगा हुआ था। तो मेरा घर जो तो रास्ते पे था, 2 रूम थे। तो घर की खिड़की के ज्यादा से ज्यादा 25 फुट, मैं 25 फुट की बात कर रहा हूँ, ऐसे एक आदमी खड़ा था। उसने शर्ट निकाला और जोर से चिल्ला रहा था, मारो गोली, मारो गोली। और मैं खिड़की से उसको देख रहा था। तो उतने में कुछ एक आध मिनट की बात थी, सामने से फायर हुआ और गोली उसको लग गई। गोली लग के पीछे लग के एक हमारे वहाँ एक सरस्वती बाई साळुंके नाम की, वहाँ उनका कुछ शराब वराब का ये था, तो उनको भी पैर को गोली लग गई। और वो एक्चुअली वो बचा रही, सरस्वती बाई साळुंके बचा रही थी या उसको मदद करने के लिए आई थी, लेकिन उसको भी गोली लग गई। उतने में टीयर गैस आ गया। हमारे पिताजी ने और हमने, छुट्टी के लिए आए थे गांव से, तो वहाँ से निकाल दिया। ये नानापेट का पहला दर्शन मैंने देखा, जिसका मैं एक्चुअल आई विटनेस रहा। ये अंदर तक पहुंचा कि वो चिल्ला रहा था, मुझे मारो। अब ये उसका शायद बाद में मैंने देखा, कुछ दादू नाम था। फिर हमारे सामने रहने वाले लोग थे खामकर नाम के, तो उनको भी पुलिस, या उस वक्त एसआरपी हुआ करती थी, स्टेट रिजर्व पुलिस। तो वो देखा तो ये सबसे बड़ा पहला अटेम्प्ट था मेरे ऊपर कि दंगों का क्या होता है। फिर 5th में मैं आया पुणे में काम कर, वहाँ तो जाता था। तो उस वक्त वो जो 73 का माहौल था वो 80s में कम नहीं हुआ था। ऐसे छोटे छोटे किस्से होते थे। कभी 70 खान चाल में लड़ाई होती थी, कभी यहाँ वहाँ। उस वक्त एक हिंदू एकता आंदोलन नाम का संगठन था,
वो धनंजय जगताप उसके साथ जुड़ गए, एक विलासतुपे थे, वहाँ उस वक्त संघ की शाखा चलती थी, और मैं भी उसमें खेलने के लिए जब बुलाते थे मैं जाता था, और देश के लिए कुछ करना है, लेकिन ये मेरे अंदर ये होता था कि देश के लिए करना है मतलब देश का दुश्मन कौन है, ये मैं क्लियर नहीं हुआ था। मुझे सामने जो टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है, मुझे लगता था ये हमारे देश का दुश्मन है। और उस टाइप की बुक्स पढ़ना, किताबें पढ़ना, ये पढ़ते पढ़ते मैंने बड़ी बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। लोग मुझे बुक्स पिला के देते थे, उतने में मुझे भगत सिंह मिले। और भगत सिंह, शुरू में मुझे क्रेज था कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जी लड़ाई की, तो बचपन से मेरा अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा गुस्सा रहा। एग्जाम भी, मैं तो मराठी मीडियम से आया, प्रख्यात की स्कूल में था, तो अंग्रेजी मैं सोचता था अंग्रेजी में पढ़ूंगा नहीं, लेकिन क्योंकि वो कंपलसरी होती थी, पढ़नी पड़ती थी। 82 में, मतलब ये 73 के बाद बड़ा इंसिडेंस, 80s में तो मैं हिंदू के साथ जुड़ गया। मिरज में भी एक दंगा हुआ, उसके बाद 82 में शैलेश पवार नाम का एक कोल्हापुर का, वो भी आया, वो बोल रहा था कि मुझे दुनिया में जो साम्राज्यवादी देश है उनके खिलाफ लड़ना है। और रात भर हम बात करते रहे, सुबह चला गया मुंबई, उसको स्टेशन पर मैंने छोड़ा। एक दिन के बाद अखबार में न्यूज आया, एक सरफिरे को अमेरिकन एम्बेसी पे बम डालने गया था, उसको पुलिस ने गोली से मार दिया। उसका नाम नीचे था शैलेश राजाराम पवार। माय गॉड। तो पढ़ता तो था मैं, तो मैं उसको, उस न्यूज को देख के बड़ा शौक हुआ। उसने मुझे ये तो कुछ कहा नहीं था कि मैं क्यों जा रहा हूँ। आया था कोल्हापुर से वो, और बातें करते करते उसने मतलब काफी बातें हुई हमारी। ये इंश्योरेंस, ऐसे इंश्योरेंस असर करने शुरू हो गए। 83 में कुछ बातें हुई, जो धनंजय जगताप को पुलिस ने अरेस्ट किया, कुछ मंदिर, रामोशी गेट मंदिर का मूवमेंट था। तो ऐसा देखते देखते हमें लगा कि हम बात करते हैं क्रांतिकारियों की, बात करते हैं देश की, लेकिन हमारी एक्शन जो है वो एक्शन देश की एकता को नुकसान पहुंचाती है। 83 में मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ, सारे बच्चों से हमने बात करना शुरू की, क्योंकि किसी को दंगे में केस हुआ था, किसी को लगा था कि, और दूसरा ये गरीब बच्चे थे, पुलिस अगर उठा के लेके गई तो किसी को उठा लाने के लिए कोई नहीं आता। तो हम सब ने तय किया कि हम एक वंदे मातरम संगठन पुणे में बनाएंगे। 23 मार्च 84, उस वक्त पंजाब में भी वायलेंस हुआ था, तो 23 मार्च 84 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के मार्टेज डे पे हमने पुणे के नाना चौड़ी चौक नाम का जो एरिया है जी, और वहाँ सब लोगों को जाके मिले हम लोग, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कहा कि ये हम सब देश को अगर मजबूत करना है, हमें सब एक रहना है। तो उस वक्त एक उस्मान हिरोली हुआ करते थे, काका वड़के हुआ करते थे, विलास दुबे, सतीश देसाई, सारे पार्टी के लोगों को हमने बुलाया और 4-5 हजार यूथ जमा हुई। तो वंदे मातरम संगठन की शुरुआत ऐसे हुई। एक मार्च निकाला हमने, पहले शाम को तो पब्लिक मीटिंग था। उस मार्च में हालांकि था तो वो पीस मार्च, उसमें मुख्य मोर्चा था, बोलना नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों ने जोश में आकर नारे देना शुरू किया, हिंदू सिख भाई भाई। तो एक खंडूजा जी आए और उन्होंने कहा कि चिल्लाता वो है जिसके बारे में शक होता है। अगर आप हिंदू और सिख भाई है तो ये रास्ते पर आकर चिल्लाने वाली बात नहीं है। भाई होता है वो सामने वाले को पता होना चाहिए कि भाई है। कस्तूरी को कहना नहीं पड़ता है कि मैं कस्तूरी, उसका जब स्मेल आएगा उससे पता चलता है कि कस्तूरी क्या है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी एक्शंस ये होती गई। 23 मार्च उसका एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जिस दिन वंदे मातरम संगठन की स्थापना। तो सुषमा जी की और आपकी मुलाकात कब? आप तो पुणे से ही हैं। हाँ। तो आपकी पढ़ाई कहाँ हुई और इनसे मिली कब? तो हम 11th-12th में एक साथ थे, क्लास में और कॉलेज में भी गोखले एकेडमी, गोखले क्लास में थे। फिर बाद में इन्होंने, अक्सर ये होता है कि बीवी बोलती है पति को कुछ याद नहीं रहता। नहीं एसपी कॉलेज में ही थे, लेकिन क्लास में हमारी पहचान हो गई। इसके बाद फिर इन्होंने भी, ये मॉडर्न कॉलेज में थे शायद, फिर बाद में उन्होंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, तो फिर उधर ही हमारी पहचान हो गई। लेकिन इनके काम की वजह से ही ज्यादा, ये तो मेरे पहले ज्यादा हम बात भी नहीं करते थे, बाद में इनका जब काम ये हो गया तो
हमारे मतलब शादी के बाद ही हम ज्यादा ये हो गए कि इनके काम के रिलेटेड हमने ये किया था, उसी वजह से। तो मतलब आपकी पहचान तो तब थी, तब थी, हाँ। तो तब लगा कि ये मेरा जीवन साथी, ये कब लगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं था कि जब हमारा दोस्ती हो गई उसके बाद हमारी शादी भी जल्दी हो गई। मतलब हम कॉलेज में थे तब ज़्यादा दोस्ती थी ही नहीं, मतलब पहचान थी सिर्फ हमारी। उसके बाद लेकिन इनका काम इतना अच्छा था कि सबको, हमारी शादी भी हो गई तो सबको लगा था कि उस संगठन का है तो गुंडा मावाली कुछ तो कोई तो रहेगा। हाँ। लेकिन इनको देख के, इनका काम देख के सब घर वाले भी मतलब ये हो नहीं, गए लेकिन कि ऐसा। माँ-बाप को ये लगता है ना कि हुँ। एक सुरक्षित जिसका हाँ, लगता है लेकिन भविष्य है वहाँ पर शादी जैसे करा दो शादी, बच्ची की। लेकिन हमारी ऑलरेडी शादी हो गई थी, उसमें कुछ वो कर नहीं हमने सकते घर थे। से लेकिन सर जाकर का भाग के हिस्ट्री जाकर ऐसी शादी नहीं, की। नहीं सर का सर से लेके मतलब उनके टीचर से लेके सबको ये पता था कि सर कैसे है। हाँ। मतलब ऑपोजिट नेचर था उनका। कॉलेज के भी इनके सर थे या साबड़े सर थे इनकी जो पहचान के थे। उनका नेचर और ये भी अलग था। तो शादी कहाँ की लेकिन आपने? शादी आनंदी में की हमने। आनंद में अच्छा। क्या, हमने तो मंदिर में तो जाके दोनों के घर शादी। से ये था? एक्चुअली हमने पूछा भी नहीं था कि इनके घर से थोड़ा-सा ज़रा ये था तो शादी करनी है करके हमने शादी कर ली। ऐसे कोई, लेकिन बाद में कुछ ये नहीं हुआ। हमने हमारा ये किया, हमारे घर से भी कोई दिक्कत नहीं थी, इनके भी घर से ये नहीं था ऐसा कुछ। लेकिन जब गृहस्थी शुरू हो जाती है, तो ये होता है कि घर चलाने के लिए कई सारी ज़रूरतें हैं, ये है। तो क्या आप दोनों शुरू में कुछ नौकरी करते थे या क्या करते थे? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मैं संगठन का काम करता था। तो वैसे हमारी एज भी नहीं, मतलब 23-4 होगी। 23 वगैरह, 23, हाँ, 24। लेकिन वो एक माहौल ऐसा था कि शादी करते वक्त हमें ये नहीं पता था कि हमारे हाथ में टाइम कितना मिलेगा। जी। क्योंकि भगत सिंह पढ़ते थे ना हम लोग, जी, बिल्कुल। और कभी इसको घेराव करो, इसको पीटो मारो। तो हमें लगता था कि हम लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं बनाएंगे, जो सामने है। तो फिर ये एमए बीएड हुई थी, तो हमने कहा कि ये जॉब मैं जॉब करेगी। करूँगी। और ट्रेडल प्रेस का पहले से ही चल रहा था इनका। पंजाब से तो नाता था ही, इमरान अंग्रेजी जी से, तो प्रेस डालना ही था। जी। तो ये तय था, प्रेस फिर डाला नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल 6-7 मंथ में हमने पहले प्रेस भी चालू इसका किया जॉब शुरू हुआ। मेरा। हाँ। फिर उसके बाद हमें लगा कि ये जॉब में भी जो एक्सपीरियंस आते थे, जैसे इसको पेमेंट मिलती थी, इसके साथ वो वाले मतलब लड़कियों को नहीं मिलती थी। उनमें, हाँ, तो फिर मुझे कैसे तो लगता था कि मैं 2-2 साल उन्होंने जॉब किया था, फिर उनको पेमेंट नहीं फिर हमें मिलती लगा थी। कि और मुझे जैसे मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं जॉब करनी, मेरी ज़रूरत नहीं है। तो अब प्रेस भी चालू किया। फिर हमारा जर्नलिज्म का मेरा भी था, सर का भी था। तो प्रिंटिंग प्रेस बुक्स, हमने शुरू की। हाँ, तो प्रिंटिंग प्रेस हमने चालू किया और मैगज़ीन्स हमने बहुत सारे निकाले फिर तब। वो इसलिए निकाले कि हमें लगता था कि हमारी हमारे सोच जो है, विचारों से मिलते-जुलते ये हमने सोच अगर बाहर पहुंचानी है, तो जो नॉर्मल कोई बुक पढ़ के लगता है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी से लेके तिलक, ये जाम्बेकर, बड़े बड़े नाम सुन सुन के हमारी एक प्रॉब्लम हुई कि हमें लगा हमें कुछ करना है। वैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था 84 से ही पहले। उसका नाम था राष्ट्रीय विचार दर्शन। अच्छा। एक मैगजीन निकाला था हमने। उसके बाद ये फिर गैप आ गया था। शादी के बाद हमें लगा कि हम प्रेस को और इसको इस तरह करेंगे कि हम थोड़ा घर भी चलेगा, और ये फ्रीलांस भी लिखते थे उसका, और थोड़े इससे मैगजीन में निकालेंगे। तो प्रिंटिंग हम करते थे, ट्रेडल था उस वक्त कंपोज करके। जी, बिल्कुल। उसको फोल्डिंग से लेके बाइंडिंग तक। हम टैबलेट साइज ये भी निकाला था हमने फिर। हाँ, कॉलेज कट्टा से लेके चौफेर पुणे ये निकाला हमने। फिर मैगजीन निकाले, फुलबाग, देन कॉलेज कट्टा, सौंदर्य, हमारे 10 मैगजीन्स निकलते थे उसी तो चिनार पब्लिकेशन का जन्म कैसे हुआ? मतलब वही बाद में इसलिए हुआ कि रिबेरो साहब के साथ जब वो हाँ, मतलब पंजाब, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका पंजाब से जुड़ा हुआ नाता, वंदे मातरम संगठन, पंजाब से कैसे नाता जुड़ा, कश्मीर से कैसे नाता जुड़ा, और चिनार ने कब जन्म लिया? 84 में पंजाब में तो मैंने जैसे कहा आपको कि जब पंजाब में हिंसाचार बहुत था, तो वंदे मातरम संगठन बनी ही पंजाब के लिए थी कि सिख जो एक आपसी व्यवहार था सिखों का और हिंदुओं का, वो बदलना शुरू हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को, एक्चुअली उससे पहले मैं पंजाब जाकर आया था। हमारे 3 साथी अविनाश रमदीगिरी साथ भी गए थे। तो इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई जी, तो उसके बाद पूरे देश में माहौल खराब हो गया। तो हम लोग यहाँ से निकले थे और ट्रेन में जाके वापस आए थे। तो वो जो सारा कत्लेआम देखा,
उससे पंजाब में काम करने की हमारी प्रेरणा बहुत ज़्यादा। और 85 फिर हमने तय किया, शायद उस वक्त तय किया कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ करना है वो पंजाब को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए करना है। हालांकि बोलते तो थे हम लोग, लेकिन उतना ये था नहीं जी। तो 85 में राजू लोंगोवाल एकॉर्ड हुआ। हाँ, करेक्ट। तो जब वो एकॉर्ड हुआ, हाँ, पुणे में एक संत सिंह मोखा और चरण साहनी है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था सिख जनसेवा संघ। तो उनके पास प्रोफेसर दर्शन सिंह रागी आने वाले थे, जो सिख चीफ प्रीस्ट ऑफ SGPC थे। और ये जो सॉरी ये वो जाने वाले थे पुणे से, और एयरपोर्ट से सुशील मुनि आने वाले थे। तो हमने कहीं पढ़ा था कि सुशील मुनि भी ये वार्ता में बड़ा हमेशा रोल करते हैं अपना। तो हमें लगा कि हम इनसे मिलेंगे, इनको मिलवाएंगे। उस वक्त हवाई जहाज से जब हमें पता चले आ रहे, तो हमारे साथी थे दिलीप रोकड़े, अनिल साठे, 4-5 लोग। पैसे तो थे नहीं हमारे पास। तो अब किसी ने कहा कि जब हवाई जहाज आती है तो जिनको जाना होता है वो उतरने से पहले जाने वाले को अंदर जाना पड़ता है। तो हमें लगा कि बीच में टाइम तो मिलेगा नहीं। तो हमने 1 रुपए के कॉइन से एक बड़ा गलत काम किया। वहाँ एयरपोर्ट को फोन किया कि इस हवाई जहाज में बम रखा हुआ है। तो हवाई जहाज रुक गया। फिर 2 घंटे उसका चेकिंग, तो मिन टाइम हमें टाइम मिला। तो दर्शन सिंह रागी और सुशील मुनि की हमने मीटिंग की। तो पहले तो मान नहीं रहे थे, राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड मैं नहीं मानता, ये विश्वासघात है वगैरह। एक वर्ड उन्होंने लास्ट में कहा कि अगर इससे भला होता है पंजाब का जी, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो उसी को लेकर हमने वो कहीं दिल्ली में पता चला नेशनल, क्योंकि उस वक्त तो मीडिया था नहीं। सकाल में राजू साबड़े को पता चला जी, और हमारे पास ना फोटो था ना कुछ, इवन स्कूटर पे हम गए थे। अच्छा, पहले हमने एक छोटा सा कांड भी किया था, लेकिन वो इतनी बड़ी बात बन गई, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल लेवल पे फ्रंट पेज किया डे आफ्टर वन डे। वो फोटो भी मोखा और उन्होंने दी। वो फोटो भी है मेरे पास अभी। दर्शन सिंह रागी, सुशील मुनि और वो। तो हमें लगा कि अरे हम इतनी छोटी बात हम अगर करते हैं, इसका देश की पॉलिसीज पे असर होता है, तो हमें इसको आगे करना चाहिए। ये बहुत बड़े अटेम्प्ट रहे 84-85 में पंजाब के लिए। और फिर मतलब काम करना था तो एक फ्रेमवर्क होती है, एक लक्ष्य होता है। संस्था खड़ी करना एक बात है, संगठन खड़ा करना एक बात है, लेकिन उसके ध्येय और उद्दिष्ट निश्चित करना और उससे कहीं हटना नहीं, या फिर उसको कोर्स करेक्शन करना जब जरूरत हो। तो आपके उद्देश्य और ये क्या थे उसमें? जो भगत सिंह का उद्देश्य था, जो क्रांतिकारी का उद्देश्य था, उनका उद्देश्य क्या था? भगत सिंह का उद्देश्य ये था कि हमारी जो सिस्टम है, उस सिस्टम में ऐसा चेंज होना चाहिए कि जो प्रो पीपल होना चाहिए। मतलब एक किस्सा, 2-3 किस्से हमें हमेशा पढ़ने में ये लगते थे। उसमें से एक किस्सा था कि लाला लाजपत राय और भगत सिंह की सोच अलग थी। लेकिन लाला लाजपत राय ने सैंडर्स को मारा, वो भगत सिंह ने मारा, वो लाला लाजपत राय पे जो लाठी का हमला हुआ उसका बदला लेने के लिए। किसी ने भगत सिंह को पूछा कि आपकी सोच तो अलग थी, आपको तो लाला जी कहते थे रशिया के एजेंट है, आप इनको कहते थे, तो ऐसे क्यों किया आपने? तो भगत सिंह ने कहा था कि चाहे हमारी दोनों की सोच अलग थी, देश की बात आती है तो देश एक है, ये संदेश हमें देना था अंग्रेजों को। एक बात ये रही। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मैं अगर जिंदा रहा तो मेरी सोच मर जाएगी, मैं मर गया तो इस देश की हर माँ को लगेगा कि मेरा बेटा भगत सिंह होना चाहिए। ऐसे हजारों भगत सिंह पैदा होंगे और इस देश की व्यवस्था को बदलेंगे। तीसरा, उनको एक सवाल किसी ने पूछा कि आपके पिताजी, दादाजी, कहीं बाढ़ आती है, कभी सूखा होता है, कहीं, तो सब जगह जाके लोगों की मदद करते हैं। आपके घर वालों ने इतना बड़ा त्याग किया है, तो आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है देश की लोगों की सेवा करने में। भगत सिंह ने जवाब दिया, कहा कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब की ये बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको मदद मांगने की नौबत ना आए। सिस्टम ऐसी हो कि जो गरीब आदमी है, जो कष्ट करता है, तो वो उसकी जिंदगी बदलनी चाहिए, ऐसी हमारे देश की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मोटा मोटी क्या है कि आज़ादी हो गई, वो जो क्रांतिकारी का सपना था, तो एक सबसे बड़ा, मतलब बहुत बातें हुई हमारी जिंदगी में, लेकिन दुर्गा भाभी जो थी,
दुर्गावती वोरा जी। तो विर्क SS विर्क नाम के एक पुलिस ऑफिसर जी। महाराष्ट्र में रहे। तो उन्होंने कहा कभी जिंदगी में मौका मिले तो दुर्गा भाभी से जरूर मिलना। मैं जब उनको मिलने के लिए गया था गाजियाबाद, तो उनका बेटा था सच्ची वोरा। तो उन्होंने कहा कि जिस देश के लिए हमने कुर्बानी दी थी वो ये देश नहीं है। तो एक ओवरऑल हमारी लाइन शुरू से डे फर्स्ट जो थी आज तक चेंज नहीं। अब इसमें क्या था कि भगत सिंह नास्तिक था, हम भगत सिंह 100% प्योरली उसको फॉलो नहीं कर सकते। अब जैसे गणपति बिठाते, हमारे यहाँ तो लोग गणपति की मतलब भगत सिंह की मार्टर डे को भी पूजा रखते सत्यनारायण की। हालांकि भगत सिंह तो जब शहीद हुए तब उन्होंने कहा था कि मैं अगर चाहता तो मैं शायद पहले नाम लेता, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा भगवान का, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं डर गया। तो मोटा मोटी बाद में ये रियलाइज होगी, क्रांतिकारी हो या देशभक्त हो या स्वतंत्रता सेनानी हो, इन सबका एक सपना था कि एक नया भारत बनेगा। उस भारत में लड़ाई झगड़े या एक हमारा देश मजबूती से आगे जाएगा, हम सब मिलकर इस देश को आगे लेके जाएंगे। वो जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, वो हमें पूरा करना है। तो ये लाइन हमारा कभी चेंज नहीं है इन एनी फॉर्म। सरहद भी बना तो उसका भी मोटिवेशन वही था। हाँ, फिर वंदे मातरम से सरहद, ये गियर कैसे स्विच हुआ? 95 तक वंदे मातरम का काम बढ़ गया था। हमारे ऊपर हमले भी पंजाब में भी कुछ हुए थे। मतलब थोड़ा हम वायलेंट थे, तो वंदे मातरम के वक्त हमने कभी राम जेठमलानी को मारा मतलब पीटा जी, कभी रामराव अधिक को पीटा। तो वो एक हमारा वायलेंट इमेज बन गया था। तो उसके बाद मुझे 2 साल सिक्योरिटी थी। ये बात तो वंदे मातरम के वक्त की है, मतलब 86 होगा। तो इकोनॉमी का और इसका भी हमें पता चला कि उस वक्त मुझे 2 पुलिस वाले गार्ड थे और मैं साइकिल पे घूमता था। तो जो इंसान के पिताजी की तनख्वाह जितनी है उससे 2 टाइम तनख्वाह के लोग मेरे गार्ड में रहते थे, और मैं बाद में उनकी स्कूटर पे घूमता था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे देश की इकोनॉमी ऐसी है कि मुझे किसी ने लेटर भेजा, खालिस्तान कमांडो फोर्स, हम मार देंगे। एक 35 पैसे का लेटर आता है और गवर्नमेंट 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार पर मंथ खर्च करती है उस वक्त। आज वही। तो ये सारी बातें देखते देखते सिस्टम में चेंज का मुद्दा जो था, हमें लगा कि अब वो समय आया है कि इंस्टेड ऑफ मूवमेंट हमें इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। राइट। लोग क्योंकि हमारे साथ आते थे, आजादी की लड़ाई अलग थी, हमें तिलक अच्छे लगते थे, सावरकर अच्छे लगते थे, भगत सिंह अच्छे लगते थे। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो रियलाइज किया कि तिलक हो, सावरकर हो, भगत सिंह हो, इनका रोल था बिफोर आजादी। आजादी के बाद फिर गोखले है, रानडे है, दादा भाई नौरोजी है। तो देश बनाना है तो इनकी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एक, और इसीलिए हमने मतलब इनकी सैक्रिफाइस। और हमारे यहाँ कहा जाता है देश में कि पूजा हमेशा वीरता और सैक्रिफाइस की जाती है। तो इसीलिए 95 में हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज उसको ये देने के लिए सरहद नाम की इंस्टीट्यूशन बनाया। फिर सरहद में पहले तो छोटा सा स्कूल होगा। स्कूल तो बहुत क्या मतलब स्कूल कब शुरू किया आपने? एक्चुअली क्या हुआ कि सरहद संस्था में शुरू में क्या काम होता था और पाठशाला स्कूल कब शुरू हुआ? सरहद संस्था में पहले तो हम लोग पीस मार्च निकालते थे जी। 98 में हमने संत सूफी संदेश यात्रा निकाली, जो पूरे दुनिया में जिसको ये हुआ। उस यात्रा में क्या हुआ कि हमने नारे दिए और आर्मी वाले हमारे ऊपर नाराज हो गए, हमारे साथ रुपी बैंक के लोग थे वो नाराज हो गए। तो जब 1 साल के बाद उसी बॉर्डर पे अटल बिहारी वाजपेयी गए और वही नारे दिए, तो लोगों को लगा हमने 1 साल पहले ये सारा किया था जी। फिर कारगिल वॉर शुरू हुआ। कारगिल वॉर शुरू हुआ मई फर्स्ट वीक में। तो पुणे में एक विजय ठोमरे नाम के मार्केट मिस्ट्री नाम की संस्था है। यस। उन्होंने वो भरतनाट्यम मंदिर के सामने हमारा बैठने की जगह थी, चाय वहां पीते थे। उन्होंने मुझे बुला कर लिया और कहा कि प्रमोद महाजन जी आपसे बात करेंगे, कुछ करना है। तो हमने कहा कोई बात। तो उन्होंने हमें, प्रमोद महाजन ने कहा कि कारगिल की वॉर ये किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है, इस देश की लड़ाई है। वंदे मातरम संगठन अगर हिंदू और मुस्लिमों को जमा करके आर्मी के सपोर्ट में एक मूवमेंट खड़ा करता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि हमें कोई सपोर्ट मत दीजिए आप, लेकिन ये काम तो हमारा है ही। देश
का नाम जब लेते तो हमें तो करना ही करना है। तो हमने एक उस वक्त पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में जवानों को सपोर्ट करने का मूवमेंट शुरू किया। तो उस वक्त प्रमोद महाजन और विजय ठोंबरे जी ने, प्रकाश करदले उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे जी, तो उन्होंने पूरे देश में बहुत बड़ा न्यूज छापा। और सरहद और वंदे मातरम संगठन मिलके उस वक्त सरहद का एक बड़ा एक्शन रहा। तो उसके बाद तुरंत वेद प्रकाश मलिक थे, और हमारे पास उसके पहले आकर गए थे मुश्ताक अहमद लोन, जो होम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के। होम तो उनके पास था। मैंने उनको फोन कहा कि उस वक्त पूरे देश में एक माहौल शुरू हुआ था आर्मी को मदद करने का। तो हमारे साथ रूपी बैंक के लोग थे, उन्होंने कहा हमारे बैंक वर्कर्स के पास पैसे हैं, तो हम पैसे किसी और को देने के बजाय हम इनको मदद करेंगे। वो पैसे फिर हमारा एक टीम गया, पहले रूपी बैंक के 2 लोग और सरहद के 2 लोग, सर्वे किया द्रास, मछील, बटालिक। आर्मी और होम मिनिस्टर ने हमें परमिशन दी, जो नॉर्मल केस में दी नहीं जाती। तो उस एंगल से कहा जाए तो भारत का सिविलियन का पहला हेल्प ग्राउंड पर अगर कहा पहुंचा होगा तो वो सरहद के द्वारा पहुंचा। इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वेद प्रकाश मलिक थे, उन्होंने एक्नॉलेज किया। और फिर ये सिलसिला बढ़ता गया। फिर उस वक्त जब हम गए थे 99 में, पहले तो संत सुपी यात्रा थी जी। तो बच्चे कहते थे कि आप कहाँ से आए हो, आप भारत से आए हो, हिंदुस्तान से आए हो। तो हमें बड़ा बुरा लगता था कि अरे अगर आप और हम एक है तो हमें पराया के जैसे क्यों बोल रहे हैं। तो हमारे लोग कुछ नाराज होते थे, अरे यार ये इनको पीटना चाहिए, मारना चाहिए। लेकिन हमें लगा कि नहीं, ये मौका है और ये लोगों के दिल जीतने चाहिए। हमारे यहाँ शिवाजी महाराज की 3 बातें जो मैंने पढ़ी थी, जिसको हमने उस वक्त पब्लिकली भी कहा, फोर्ट अगर किसी को जीतना है तो फोर्ट से पहले इर्द गिर्द के गांव जीतने चाहिए, तब वो रसद नहीं टूटता है, मतलब वो वहां तक पहुंचता है। दूसरा उन्होंने कहा था कि छोटा दुश्मन जब हमला करता है तो बड़ा दुश्मन जब हमला करता है तो छोटा दुश्मन हमारा दोस्त हो जाता है। तो हम अगर कहते थे चलो कश्मीरी अगर दुश्मन है तो बड़े दुश्मन ने हमला किया, ये तो हमारा दोस्त हो गया। और एक शिवाजी महाराज की बात थी, तो उसको हमने बोलकर जब काम शुरू किया तो ये सारा हेल्प लगभग एक ट्रेन का बोगी भर के रूपी बैंक के लोगों ने जो पैसे दिए वो सारा हेल्प वहां पहुंचाया। और सरहद के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिबल मूव रहा कि ये लोग यहाँ से आए, वहाँ अखबारों में उसका बड़ा ये आया, लोकल लोगों में क्रेडिबिलिटी बन गई कि सरहद नाम की एक संस्था है, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं आ रही। और हमने एक बोर्ड लगाया था कि अगर आर्मी वाले हमारे हैं तो अगर वो आपके पास है तो आप भी हमारे हो, तो आपके हाथ में वो सुरक्षित है, इसलिए पहले आपको हमें सुरक्षित रखना है। तो इसका बड़ा असर रहा। फिर हमारे टूर होते रहे और 2002 में मुफ्ती मोहम्मद से 2002 या 3 की बात है, हमने बच्चों के टूर बहुत पॉपुलर हो गए, 3 अंतर। तो मुझे याद है कि 98 में मैं भी पुणे में शिफ्ट हुई थी और एक अखबार में काम करती थी, और आपकी इस यात्रा का कवरेज मैंने भी किया हुआ था, मतलब उसकी खबर लिखी थी, मुझे वो अभी भी याद है वो खबर लिखी हुई। वो बच्चों का टूर था नो इंडिया नाम जी, करेक्ट। तो वो टूर हमने जितना पॉपुलर किया जो उतना इस देश में किसी ने नहीं किया। हमने अमिताभ बच्चन को राज ठाकरे के थ्रू गए, वो 1.5 घंटा आए। हम शाहरुख खान को थ्रू जावेद अख्तर मिले, सलमान खान से लेके, सलमान खान तो खैर उसमें शाहरुख खान आए थे, उसमें ऋतिक रोशन आए थे, जावेद अख्तर तो खुद एज अ वर्कर जैसे काम करते जी। एक अंगल नंतर ते और एक अंगल वगैरे तो यहाँ आते थे। मुलांना तिथं कसं की रेस्ट ऑफ इंडिया माहिती नव्हता जी, बच्चों को पता कधी नहीं गावाच्या बाहेर आलेच नाही, श्रीनगर तो सोडाच, मग त्यांना रेस्ट ऑफ इंडिया माहिती करायचं म्हणून मग ती नो इंडिया टूर केली। मग त्यांना नेहरू सेंटर पण दाखवायचं, त्यांना पिक्चरचं तर अट्रॅक्शन आहे। आपल्याला जुने पिक्चर जितके माहिती नसतील ना तेवढे सगळे जुने पिक्चर यांना माहिती उनको लगता था कि भारत क्या है, तो भारत है नो म्हणून त्यांना रेस्ट ते दाखवण्यासाठी इथं आणलेलं की काय। हमने जब बाल ठाकरे से त्यांना भारत म्हणजे जो लोक सांगतील किंवा मीडिया, आता गावात मीडिया सुद्धा काही नव्हता, पण टीव्ही किंवा अशा ह्याच्यात ना मैं आपको बता दूं कि मातृभाषा में जब 3 मराठी लोग बैठ के आपस में बात करेंगे तो वो मातृभाषा में अनायास ही फिसल जाते। कोई बात नहीं, आप जो बात कर रही है वो हमारे दर्शक समझ रहे हैं जी। नहीं, हमने कहा ये कि बाल ठाकरे के पास जब गए जी तो बाल ठाकरे हमारे होस्ट थे। पूरे देश में सबसे बड़ी बात थी कि मुस्लिम बच्चे बाल ठाकरे के होस्ट थे।
और हमारे फोटोग्राफर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे थे, गए थे वो घर में भी थे, मातोश्री में भी थे और शिवसेना भवन में भी गए थे। तो उस वक्त बाल ठाकरे ने एक छोटे बच्चे को पूछा कि आपको हीरो कौन अच्छा लगता है, तो उसने कहा शाहरुख खान। दूसरे को पूछा, उसने कहा आमिर खान। तीसरे को पूछा, उसने कहा सलमान खान। तो बाल ठाकरे ने कहा कि क्या आपको कोई ऋतिक रोशन अच्छा नहीं लगता? तो उस छोटे बच्चे ने कहा इसमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, सारे हिंदुस्तानी हैं। और उसी दिन शाहरुख खान सुबह मिले थे और शाहरुख खान का पिक्चर आने वाला था दिल है हिंदुस्तानी। तो दिल है हिंदुस्तानी पिक्चर की कैसेट शाहरुख खान ने गिफ्ट दी थी। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी इस कदर बाल ठाकरे के साथ ओपन हो गए और वो न्यूज इतना बड़ा पूरा ये हुआ, बिल्कुल कश्मीर में आया, उनको धमकी आई बच्चों को, लेकिन उसका क्रेज बन गया। मतलब एक तरफ बच्चे ना आ रहे, एक तरफ बाल ठाकरे आ रहे, तो इन टूर ने ऐसा माहौल बनाया। तो फिर मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कहा कि क्या यार 10 दिन की टूर करवाते हो, ये अमीर बच्चे तो कहीं पर भी पढ़ेंगे जी, वो उनके तो पैसे की हालत होती है। तो एक ऑर्फन बच्चा अगर मिलिटेंट नहीं बना, यहाँ आकर पढ़ा, वो डॉक्टर नहीं बना तो चलेगा, तो मिलिटेंट नहीं भी बना तो आप जीत गए। तो कुछ बोलाचाली हो गई, सुशील कुमार शिंदे जी सीएम बन गए, तो उनके यहाँ मीटिंग थी हमारी। तो उन्होंने कहा पैसे जितने चाहिए मैं दूंगा, लेकिन ये ऑर्फनेज बना हुआ। तो मैंने गुस्से में कहा कि सर हम पैसे नहीं मांगेंगे आपसे, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ इसी साल ऑर्फनेज सरहद का शुरू हो जाएगा। हालांकि पैसे नहीं थे, मुश्किलें बहुत थी, लेकिन एट द एंड जो हमने वादा किया था उसी साल हमने स्कूल शुरू किया। क्योंकि उससे पहले बच्चे आए, लोकल कोई बच्चों को ही नहीं हो रहा था, लोकल बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा था। स्कूल हमने 3-4 साल बंद ही थे। पहले ऑर्फनेज बनाया वहां पर जी, तो वो बच्चों की स्कूल नहीं है। और इनका यही है कि रॉ मटेरियल होता है, बच्चे ही होते हैं जी। तो इनका अगर हम परिवर्तन या उनको अच्छा भविष्य बनाए, तो वो उनका परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको जो मिलेगा हालात बोलते कि हम वास्तव या आजू बाजू का जो परवरिश होती है या माहौल होता है उससे बच्चा ये होता है। तो अगर माहौल ही बदलेंगे, एक तो साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है जी। 3-3, 4-4 साल आप अगर उसी माहौल में रहोगे तो वो इफेक्ट होता ही है। उनको उस माहौल से, हम उधर भी स्कूल बना सकते थे, लेकिन उस माहौल से उनको इधर लाना था। ये पहला एम था इनका कि उस माहौल से उनको बाहर लाएंगे। फिर बात की बताए, अभी हमें जब स्कूल चालू किया तो सब बोलते थे कि बच्चे फेल होते हैं, फिर भी आप उनको पढ़ाते। मैंने कहा फेल होना या ये बच्चे हैं, इनको हम कोई स्कॉलरशिप देख के नहीं लाया है, हमने उनको पढ़ाने के लिए आया। हमारे घर में अगर बच्चा कोई फेल होता है थोड़ा ही उसका स्कूल बंद करवा देते हैं हम। तो ये बात नहीं है, उनको सिर्फ पढ़ाना है, उनको सिंपल सादा माहौल देना है, वो जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे स्कूल निकाला, क्योंकि वहां तो अभी स्कूल वगैरह चालू हो गए अच्छे से, लेकिन जिस वक्त उनको लाया तब 3-3, हमारे यहाँ तो 4-4 साल बच्चे स्कूल नहीं गए थे उस वक्त। तो इसीलिए स्कूल यहाँ चालू किया। वो बात मुश्किल थी, लेकिन फिर भी अच्छे से हो गई। अगर हम अच्छी सोच रखते तो मदद करने वाले भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जी। तो पहले बच्चा आना, मतलब बच्चे लेके आना, उसका एक प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी था आपके लिए। तो वो प्रोसीजर क्या हुआ करता था? और जब बच्चे आए तो कुछ बच्चे तो आपके घर में भी रहे। हाँ, शुरू से रहे, आज भी रहते हैं। एक्चुअली उस वक्त घर में रहे, मतलब कैसे कि ये बच्चे थे कुछ 3rd में थे, 5th में थे, लेकिन उनकी पढ़ाई अच्छी से नहीं थी उतनी। फिर ये करके फिर पहली बैच आ गई थी 10th में। तो ये बच्चे पहले उधर के फिर खेलते नहीं थे, पढ़ाई नहीं करते थे। तो फिर हम गए उधर से, तो फिर पढ़ते नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो 10th की बैच थी। फिर मैंने उनको घर पे लाया। वो मोस्टली 10-12 बच्चे थे कि मैं ध्यान देती थी कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो छूटने के बाद गोटी खेलो, बैट बॉल खेलो। बैट बॉल का तो बहुत शौक है, पिक्चर का भी बहुत शौक है। तो वो ध्यान देने के हिसाब से फिर मैंने 10th की बैच पहली घर में लाई। तब से बच्चे फिर घर में, और पहले भी आते थे तो सैटरडे संडे या कुछ उनको मैं यहाँ लाती थी रखने के लिए। पहले तो उनकी लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती थी। बहुत सारे बच्चों के पहाड़ी लैंग्वेज अलग होती थी, श्रीनगर की कश्मीरी अलग होती थी, उनके अलग, खुद के भी अलग थे। और कारगिली बच्चे थे, उनके तो अलग ही थे। वो भी 30-40 बच्चे थे, मोस्टली 110 बच्चे थे ना, मोस्टली 105 बच्चे थे पहले। थोड़े से जो तो स्कूल शुरू हुआ उस दिन जो फर्स्ट बच्चा था वो कश्मीरी था। टोटल 109 बच्चे थे, 105 कश्मीरी थे, 4 लोग।
और लोकल 15 थे, फिर हमने ऍडमिशन बंद चार किया. होत्या आणि मग त्या हे हाँ, झालं. चार बने actually बड़े. चार बने. जी. एक कसं झालं की वह कैसे हो गया कि इनका जो पढ़ाई था बहुत डिफरेंट था. मोस्टली थे उर्दू मीडियम से थे, और फिर हमारे गांव में जैसे कैसे अंग्रेजी या कुछ ज्यादा सिखाते नहीं थे, तो फिर इनको थोड़ा सा पॉलिश करना बहुत जरूरी था. तो वो फिर लोकल बच्चे और ये साथ में नहीं जाते थे, इसलिए फिर हमने लोकल एडमिशन स्टॉप ही कर दी. जितना किया था उतने ही रखे, और इन बच्चों को पहले फिर क्योंकि मराठी कुछ बच्चे तो 5th में थे, लेकिन उनको फीस नहीं दे सकते थे, इतना ये था उनका. तो उसके बाद लेकिन अभी वो जो 15 बच्चे और ये बच्चे इतना बॉन्डिंग अच्छा है कि एक दूसरे के घर जाते हैं, अभी भी मिलते हैं. ये पहला वाला बैच ये बहुत. और पहला मेन क्या था कि बॉन्डिंग होना अच्छा जरूरी है. ये इधर का बच्चा उधर जाना चाहिए घर में. अभी भी यहाँ से बच्चे घर पे जाते उधर रहते उन बच्चों के घर पे. तो वह मेन ने क्या था कि ह्यूमन बॉन्डिंग होना जरूरी है. तो वो ठीक है. पंजाब का भी आपका वही है ना कि पंजाब का आपने जो बोला था कि प्यार से जीता जा सकता है, वही. हम लोग कहते थे कि एक मिलिटेंट होता है, एक लड़का मिलिटेंट बन गया तो वो 10 आर्मी वालों की जान लेता है और हमारे करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते हैं. और उसको मिलिटेंट नहीं बनने के लिए बहुत कम खर्चा होता है. उसको एक इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए जी. उसको लगना चाहिए कि देश मेरा है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है. कुल मिला के कितने बच्चे आए होंगे अब तक कश्मीर से जो पढ़े हैं यहाँ पर? और एक बहुत प्रोसीजर भी आपको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि जी पूरे हमने गवर्नमेंट को लिखा था, आर्मी को लिखा था. हमने कहा था क्योंकि कश्मीर बहुत सेंसिटिव प्लेस है जी. तो उस वक्त लिस्ट हमें बना के दिया गवर्नमेंट ने. जैसे अभी ऑर्फन बच्चे हैं, तो एक बार मुझे डाउट आया कि गवर्नमेंट को हमने लिखा है, डीसी का आया है, लेकिन ये बच्चे तो ऑर्फन लग नहीं रहा है. तो मैं भेष बदल के रात को सिलेक्शन करने के वहां गया. तो उस लड़के के पिताजी आए थे वहां. अच्छा. तो ऑर्फन लड़के के पिताजी, तो हमें लगा कि कभी कभी वहां क्या होता है उसकी माँ दूसरी शादी भी करती है. तो वो वहां के बहुत बड़े मौलवी थे. अच्छा. तो कश्मीर के समझिए कि नंबर 1-2 के मौलवी थे. तो मैंने बड़ा परेशान हुआ. मैंने सिस्टम वालों को पूछा कि ये क्या है. तो सिफारिश डीसी को की थी. डीसी कहते कि गवर्नमेंट को ये लोग बड़ी मदद करते हैं. तो मैंने कहा लेकिन इसके फॉर्म में तो लिखा है ऑर्फन है. तो इसीलिए लिखा है, कहते कि इसका बच्चा यहाँ रहेगा तो मिलिटेंट बनने का माहौल वो है, ये बाहर जाएगा तो कम से कम इसकी जिंदगी बच जाएगी. तो ऐसे बहुत केसेस थे. फिर कुछ बच्चे मिलिटेंट के भी, लेकिन वो प्रोसीजर हमने ऐड दिए थे. गवर्नमेंट से हम लेटर लेते थे, आर्मी से लेटर लेते थे जी. और फिर हमें भी पता चला तो हमने सोचा चलो एक नेशनल इंटरेस्ट में है ये बात. और एक सबसे अच्छी बात है कि हमें श्योर शॉट लग रहा था कि 6-7 बच्चे वापस मिलिटेंसी की तरफ जा सकते हैं. यहाँ भी अटेम्प्ट किए गए, हमारे यहाँ भी लोग प्लांट किए गए, लेकिन एट द एंड जो सरहद से निकला वो एक भी बच्चा मिलिटेंट नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल. और मुझे याद है फिर आपको भी एक लेटर आया था, और वो भी एक बड़ा ये था 18 में. ये तो पहला मेरे ऊपर 2011 में हुआ था. उस 2011 में हमें भी इतना लगा नहीं था सीरियस. उस वक्त भी हुआ था. 2018 में भी एक उन्होंने लेटर बम भेजा था. उसमें 2 लोग, लेटर बम नहीं था वो कुरियर बम था, कुरियर में आया था जी. तो वो 2 लोग उसमें इंजर्ड हो गए सीरियस. वो स्कूल के नाम पे भेजा था, उसने खोला कुरियर वालों ने. उसके बाद भी एक वो एनआईए के वक्त कुछ इनके पास इनपुट थे. तो अब ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, होते रहता है. लेकिन ये जो बच्चे आते हैं यहाँ पर, तो आपके अच्छे भी अनुभव होंगे कई, और जो बच्चे आपको एकदम सेटिस्फैक्शन लगता है कि हाँ इनकी जिंदगी संवर गई, ये बहुत अच्छी कुछ इन्होंने काबिलियत हासिल की. ऐसे कौन से केसेस हैं? बहुत केसेस हैं. मतलब अभी शमीमा अख्तर हमारे पास लेट आई, लेकिन पूरी दुनिया में उसका, वो गाती है तो उसको जी बिल्कुल 5-5, 6-6 करोड़ व्यूज आए थे एबीपी पर. यस. फिर उसको भी थ्रेट मिला, फिर हमने उसको बाहर करना कम किया. जाहिद भट्ट हमारा मराठी में स्पीच देता है, 10-10 हजार लोग आते हैं. मुश्ताक नाम का लड़का है, वो इधर बच्चों का सब देखता है. आज वही देखता है. मुश्ताक नाम का लड़का है, 4-5 बच्चे देखते हैं. हमारी सोच भी आगे लेके जाने वाले बच्चे हैं इसमें. कुछ वकील बन गए हैं. एक लड़की अभी जम्मू में है, वो अभी करगिल की है. उसके पापा नसरीन के, उसके पापा जो थे वो जो 4 लोग थे जिन्होंने सौरभ कालिया की बॉडी पाकिस्तान की बाउंड्री से लाई थी. वो पोर्टर थे. आर्मी ने उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मेरी लड़कियों को पढ़ाओ. वो लड़कियां हमारे पास है.
जोगिंदर नाम का लड़का जिसके घर के 15 लोग शहीद हुए, 15 लोग शहीद हुए जी, वो हमारे पास है जी, जिसका कारगिल का फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया वो एक मेंढपाल शेरपा था जी, उसका नाम था ताशी नामग्याल। ताशी नामग्याल का बेटा हमारे पास है। और उसी वक्त एक आरागाम नाम का गांव है, उसके पिताजी बड़े मिलिटेंट रहे हैं, वही लड़का हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा बुक विलेज वो बना रहा है। कहाँ पर बना रहे हैं? बांदीपुरा में शुरू भी हो गया, मतलब दर्दपुरा में सेम मुश्ताक नाम का लड़का है, पाकिस्तान बॉर्डर पे स्कूल किया, तिरंगा झंडा वहां लगाता है जहाँ के लोग जमा होते हैं। तो जो काम आर्मी पुलिस को हजारों करोड़ रुपए हम खर्च करके यहाँ से बेच के करते हैं, तो इन बच्चों ने एक मिरेकल सा काम किया। अब वह बड़गाम में कुछ काम हो रहा है, कारगिल में एक हुंजा वेलनेस सेंटर बन रहा है। कारगिल में हर साल मैराथन होता है, कारगिल में होने वाला मैराथन देश का एक अलग मैराथन माना जाता है, इंटरनेशनल मैराथन। तो ऐसी बहुत बातें ये सारे बच्चे कर रहे हैं। कारगिल की मैराथन भी लोकल बच्चा ऑपरेट करते हैं, हमारा बशीरा नाम का लड़का है, ताशी नाम का लड़का है, या 8-10 हम लोग बाहर से सपोर्ट करते हैं जी, लेकिन एग्जीक्यूशन वो करते हैं बच्चों। तो ये एक मिरेकल के तौर पे इन्होंने रिजल्ट दिए। फिर मैंने देखा कि आपने जब घुमान में मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ तो एक तरह से आप उसका पूरा बैकबोन ही थे। एक्चुअली क्या हुआ, घुमान से हमारा लगाव इसलिए हुआ, 86 में हमने पंजाब में यात्रा निकाली थी, तो उस वक्त हमारे ऊपर हमले भी हुए थे जी। लेकिन एक गांव था बिंद्रान वाले जहाँ गुरुद्वारा में मीटिंग करते थे, मेहता चौक गुरुद्वारा, वहां से 9 किलोमीटर एक गांव था घुमान। मेहता चौक के घर घर में मिलिटेंट थे जी, और घुमान में एक भी लड़का मिलिटेंट नहीं था। तो वहां के लोगों से हमने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये नामदेव जी का गांव है, इसलिए इस गांव में एक भी लड़का मिलिटेंट नहीं है। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि 9 किलोमीटर पे हर घर के बाहर एक आर्मी खड़ी है और 9 किलोमीटर के दूर एक घर, कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं, कोई मिलिटेंसी नहीं। तो उस गांव में जब हम मंदिर में गए, वहां तो सिखों में बेसिकली गुरुद्वारा में मूर्ति पूजा नहीं होती जी, लेकिन नामदेव जी को एक्सेप्शनल केस था, गुरुद्वारों में ही एक पार्ट में उन्होंने मूर्ति भी बिठाई थी, और उस वहां एक आचार्य विनोबा भावे ने एक वर्ड लिखा था, एक शब्द लिखा था, जो पंजाब सिकंदर सैन्य के बल पर जीत नहीं पाया, वही पंजाब को नामदेव ने प्यार से जीता। तो हमें लगा कि इन्वर्टेड में प्यार ये भी एक वेपन है, ये भी जीतने का तरीका है। जो हजारों बंदूकें काम नहीं कर सकती, वो एक तुम्हारा बिहेवियर काम कर सकता है। तो भारत देसाडला थे, एक्चुअली हमारा रोल शुरू में कम था, सोच हमारी थी, हमें लगता था करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो इतना बड़ा हो जाएगा। मैं खुद वहां पे आई भी थी कवर करने के लिए पूरा, वो काफी बड़ा हुआ जी, और उसका असर अभी शुरू हुआ। जिस गांव में 5,000 लोग नहीं जाते थे, वहां 50,000 लोग हर साल जाते, ये बड़ा शुरू हुआ। फिर कई बार ये होता है कि जो काम में हम जाते हैं वहां पर खतरे भी बड़े होते हैं, तो खतरा आप कैसे सेंस करते हो? क्योंकि जिस इलाके से बच्चे आ रहे, संभव नहीं है कि सभी अच्छे इंटेंशन से आए। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होता है, और हमारा सोर्स यही बच्चे होते हैं। जैसे एक मेरे पास 2 पुलिस ने वहां के 2 बच्चे भेजे जिनके रिश्तेदार मिलिटेंट थे, तो पुलिस चाहती थी कि ये मिलिटेंट नहीं बनने चाहिए, तो वो ठीक है कि नहीं देखने के लिए 2 मिलिटेंट आए थे। तो उनके पास रिवॉल्वर वगैरह था, तो 12 बजे एक लड़का है जावेद वानी नाम का, वो बाहर आकर उसने हमें अपनी जान खतरे में डाली, क्योंकि वहां से निकलना पड़ा था, और कहा कि वहां पर मिलिटेंट आए हुए। तो मैंने पूछा वेपन क्या है, उन्होंने कहा पिस्तौल है। तो मैंने एक यहाँ के कंसर्न डीसीपी एसबी को तुरंत फोन किया विदिन 2 मिनट्स, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था, मिलिटेंसी का सवाल था, और मैंने कहा कि ये एक आदमी मेरे पास आया है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप आ जाओगे 1 घंटे में, पूरा राउंड करोगे, तो इसको जाने दीजिए, इसको फॉलो कीजिए, इसको जो आपका पुलिस एक्शन है वो आप बाद में देखिए, लेकिन यहाँ हमारी क्रेडिबिलिटी और ये फॉर नेशनल इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। तो उन्होंने, बात तो बड़ी रिस्की थी कि किसी को छोड़ना, लेकिन एक बात थी कि जो लड़का पिस्तौल लेके आया है वो कोई AK-47 वगैरह थी नहीं, तो वो सिर्फ देखने के लिए आया था। वो बाद में मारा गया, उसको पुलिस ने 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद मारा।
तो ये जो बच्चे थे, तो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे ही बच्चों में से था। अगर हम लोग, उसका फेसबुक है, उसका व्हाट्सअप है, उसके दोस्त है, हमारे सिस्टम उस पर ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर हमें ऐसे हुआ ना, हमारे साथ वाला एक लड़का मिलिटेंट के कांटेक्ट में आ गया, तो हमने पुलिस का हेल्प किया। अब वो भी खतरा था, हमने लिख के दिया कि हमारे अंदर एक भी गलत आदमी मिलता है तो इसको हमें छोड़ना नहीं जी। वो हमारे साथ रहा, मेरे घर में भी रहा, तब भी नहीं छोड़ना इसको, ये मैंने राइटिंग में दिया। ऑब्जर्वेशन में कुछ बच्चे मिले, तो एक हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे बच्चे घर में जो रहते थे वो बड़े ईमानदार रहे, और जो बच्चे गड़बड़ करते थे तो उनका लेकिन उनके कांटेक्ट, उनके कम्युनिकेशन इस लेवल पे थे कि हमें रियलाइज हुआ कि ये हम जितना इसको आसान समझते उतना आसान नहीं है। ये बहुत खतरनाक है, रिस्की है। और नॉर्थ ईस्ट में भी फिर हम गए, वही भी सेम प्रॉब्लम। अभी हमने कुकी और मैत्री बच्चों को जब ये करने का प्लान किया, हमारे पास बोडो बच्चे हैं, हमारे पास मणिपुर के बच्चे हैं, तो जब प्लान किया तो मुझे प्रकाश जावड़ेकर जी ने फोन कर कहा कि इसमें मत आइए। तो एक दो जो कुकी लीडर हमारे साथ कम्युनिकेशन कर रहा था, तो बस हमने चीफ सेक्रेटरी को और वहां लिखा कि बस आप इसको एक्नॉलेज कीजिए, जो बच्चे आ रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए जी। हम बेसिकली हम लड़कियां ही ले रहे थे, लड़के थे नहीं, 100 लड़कियां, 50 फ्रॉम मैत्री कम्युनिटी, 50 हम कुकी से ले रहे थे। कुकी से तो जावड़ेकर ने कहा कि नहीं नहीं, आप लड़कियां हो या लड़के हो, आपको लेना नहीं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो लड़का कोऑर्डिनेट कर रहा था वो पकड़ा गया। तो आज भी हमारे दिमाग में एक द्वंद होता है कि हम उस लड़की को या लड़के को सुधारना चाहते हैं। नेचुरली नेगेटिव फोर्सेस तो है, वो आगे भी रहेंगे जी। तो एक लड़का अगर हम नहीं उसको ध्यान देंगे तो वो दुश्मन के हाथ में मिला तो हम बड़ा नुकसान कर सकता है जी। तो जो सामने बंदूक लेकर आएगा उसको तो पुलिस को मारना ही है, और उसको बचाने की कोई जरूरत भी नहीं। जो बंदूक लेगा उसका अंत बंदूक से होगा, लेकिन जिसके दिमाग में बंदूक है उसके दिमाग से बंदूक निकालने के लिए सरहद जैसे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। ये हमारा रवैया रहा, और आज वो एक्सपेरिमेंट बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। मुझे याद है कि मैं भी जब एक स्टडी टूर के जरिए यहाँ गई थी नॉर्थ ईस्ट के पूरे इसमें, जब सुषमा जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री थी, तो तब तो मोबाइल फोन्स वगैरह थे नहीं, और जब फोन आता था वो होटल में कभी घर से मेरे, तो वो होटल का लड़का हमको बताएगा कि दीदी आपका हिंदुस्तान से फोन है। मतलब कहीं ना कहीं वहां पे भी वो एक माहौल था। ऐसी ये सारी एक कशमकश चलते हुए कितने बच्चे अब तक यहाँ पे पढ़े होंगे आपके पाठशाला? हमारे पास तो 400-500 तक पढ़े हैं, लेकिन जो हमारे थ्रू आए हैं जी वो थाउजेंड्स, इसमें कोई हमने कभी रिकॉर्ड नहीं रखा, गिनती नहीं की, क्योंकि एनजीओ भी एक इंडस्ट्री बन गई है। सही बात है। हमने दो बातें की कि लोगों में हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो तब रहेगी जब हम इनके नाम का भी कोई गलत फायदा नहीं उठाएंगे। हमने कोई फॉरेन फंडिंग नंबर नहीं निकाला, हमारे यहाँ डोनेशन नहीं लिया जाता है, जो देने को आता है उसको चेक करते हैं। टोटल अभी तो 5-10% से ऊपर नहीं है। हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं ये सारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए, एम्प्लॉयमेंट मिले। जैसे अभी एप्पल का बच्चों ने एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी निकाला है, ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि वहाँ विथ डिग्निटी इनको एम्प्लॉयमेंट मिले और लगे कि ये देश मेरा है। तो जो बच्चे यहाँ से वापस गए उन्होंने पूरे एरिया में एक मैसेज गया कि भारत के लोग जैसे नहीं है वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं। तो इससे फर्क तो पड़ा काफी एरियाज में। एक और बात है, क्योंकि जब इस तरह का काम होता है तो गृहस्थी कहीं ना कहीं कई सारी बातें हैं जो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कुछ सपना लेकर शादी होती है फिर, या आप दोनों का एक ही था सपना? हमारा एक ही सपना था, ऐसा कुछ नहीं था। इनका काम देख के मतलब हमारा सपना कुछ नहीं था। हमारा सपना ये था कि भगत सिंह का बुक पढ़ने के बाद 2 साल मिलेंगे कि 10 साल पता नहीं था जी। मतलब ये अपने आप हो गया, कहीं सोच के कुछ किया नहीं था। लेकिन अभी हमारा जिस दिन हम शादी की पूजा थी, पूजा के वक्त हम पेरू गेट चौकी है उसके वहाँ सामान खरीद रहे थे और एक पुलिस की गाड़ी हमें ढूंढ रही थी। अच्छा, तो अब किस लिए ढूंढ रही थी? एक्चुअली क्या हुआ था कि वो पुलिस ने किसी को मारा था जान से, तो मैंने एक स्टेटमेंट निकाल दिया कि पुलिस कमिश्नर को एनएसए के अंडर अरेस्ट करो।
उस वक्त थे शिवाजीराव बारावकर। तो 99% जर्नलिस्ट ने कहा कि यार इसको ये पागल, इसको छोड़ दो। लेकिन उस वक्त एक महाराष्ट्र टाइम्स अखबार था, उसमें एक अविनाश कारखानिस नाम के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने 8 कॉलम हेडलाइन कर दिया। उसमें फिर नागपुर में या कहीं पर ये चल रहा था हंगामा, वहां बड़ा हंगामा हुआ। तो ये पुलिस कमिश्नर ने कहा ये जहां भी मिलेगा इसको ढूंढ के लाओ, इसको अंदर रखना है। तो हमें 2 गाड़ियां ढूंढ रही थी, एक गाड़ी ढूंढ रही थी पकड़ने के लिए, एक गाड़ी ढूंढ रही थी बचाने के लिए। अच्छा। तो बचाने के लिए जो गाड़ी ढूंढ रही थी वो भाल और धिवरे नाम के ऑफिसर थे जी, टीएस भाल और धिवरे। हाँ। तो जिनका हमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब पंजाब कश्मीर में हम गए। पापा-2 नाम का एक फोर्स था। पापा-2 मतलब लोग कहते थे कि वहां जो अंदर जाता है वो जिंदा बाहर नहीं आता है, आजकल जहाँ गुपकार है। तो वहां उनके दोस्त थे भाल के, जेपी बाली और गर्ग। तो हमने बड़ा रात को क्या होता है मिलिटेंसी बहुत नजदीक से देखी थी। तो भाल और देवरे की गाड़ी ने हमें वहां पहले एक किया। ये जो मैं इंसिडेंस बोल रहा हूँ 94 की, लेकिन भाल और देवरे का इंसिडेंट 89 उससे पहले का 89 सॉरी। तो उन्होंने कहा कि जाइए कमिश्नर से माफी मांगी। तो मैंने सोचा पता नहीं सत्यनारायण की पूजा तो थी, हालांकि भगत सिंह था लेकिन सत्यनारायण पूजा भी थी। तो मैंने कहा पता नहीं आ गया टाइम पे तो ठीक है, नहीं तो पूजा रेस चालू करना था उसका पूजा तो ऐसे रहा। इससे कोई, क्योंकि वो पार्ट ऑफ लाइफ भी था ना, और हमें मजा भी आता था। उल्टा हमें लगता था कि यहाँ खतरा है, यहाँ हमें जाना है। अच्छा। कोई हमें धमकी देता तो हमें, अभी रात को हमें यहाँ रोज फोन आते थे, रोज हर रोज आते थे, और एक टाइमिंग होता था उसका 3 बजे से बीच में। अगर जोड़ो भारत यात्रा चल रही नहीं संत सूफी। तो फिर मैं भी फोन लेना बंद हो गया, फिर इसने फोन उठाना शुरू की। मैं बोलता था यार भाई साहब क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो, रात भर जागे रहते हो। हम मजाक करते थे उनका। तो ये चलता रहा। फिर कभी एक आदमी मिलिटेंट था, लेकिन उसने अनाउंस किया आप मेरे गांव में आके दिखाइए, मैं जान से मार दूंगा। तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं गया उसके घर पे, कुछ नहीं हुआ। तो जो करने वाला होता है वो कभी बोलता नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो बोलकर करते हैं, और हमारा इंटेंशन मॉडिफाइड नहीं था। आपने एक पूछा था कि हमारा रिसोर्स क्या है जी, तो हमारा एक सेंस ऑफ ह्यूमर बन गया है। मतलब कोई हमें पीछे अभी आता है आज भी, तो हमारी नजर जो होती है वो हमें पता है कि ये क्यों आ रहा है। सामने कोई बात करते हैं उसका फेस भी चेंज हुआ, तब हमें पता चलता है कि ये, वरना हमारे पास वाले बच्चों को ही प्लान करके हमारे अंदर भी कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी हमें बच्चों ने दिया। तो ये जो बच्चे हमारे साथ रहे उन्होंने अपनी जान खेल पर हमें इनपुट्स दिए, सपोर्ट किया। और कभी कश्मीर में एक जगह मिलिटेंट आए थे कुपवारा में, सारे बच्चे आ गए, वहां से निकाला, कहा कि फॉरेन मिलिटेंट आए। तो हमने बच्चों को पूछा, बोलते लोकल मिलिटेंट है। इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया जाओ बाहर। तो ये तो होते रहा, क्योंकि हम आग में गए तो थोड़ा बहुत तो जी बिल्कुल, लेकिन आग ने ही हमें प्रोटेक्ट भी किया। और बहुत ऐसे मौके आए कि ये पता नहीं था कि शायद कल का दिन होगा कि नहीं, लेकिन निकल गए हम लोग। फिर आपको कभी अगर पीसफुली एक दोनों को ही ये करना है, कहीं घूमने जाना है या कहीं करना है, तो आपका सपना क्या होता है? नहीं, ब्रेक फ्रॉम वर्क और हम जा रहे हैं। ब्रेक फ्रॉम वर्क ऐसे कुछ नहीं, हमारा काम ही हमें ब्रेक देता है। घूमना और हमारे सपने मतलब अलग नहीं थे, काम ही हमारा। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं, गए नहीं, हमें कभी लगा ही नहीं कि हमें घूमने जाना है या पिक्चर देखने जाना है। काम से ही रिलेटेड था। ये बच्चों भी अभी इतने साल 14 साल हो गए थे इनके काम में, पहले तो 10-12 साल हम 12-12 1-1 बजे तक इंस्टीट्यूशन में रहते थे। उनका केयर करना, बीमारी से लेके बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो ये इनका संगठन का रहता था, मैंने पूरा एकेडमिक वगैरह ये देख लिया, वो देखा। तो वही सपना था, ऐसे कभी लगा ही नहीं, हमारा सपना ही यही था। हम जिस दिन शादी हो गई उस दिन गए थे पंजाब। अच्छा। और उसी दिन रात को के घर गए थे। यहाँ से हमारे उमरान अंकल जी थे, तो मतलब झेलम से गए थे। तो वहां हम पहुंचे उसी रात को। वो जो उमरान अंकल है उनके बेटे को रॉकेट से मिलिटेंट ने मारा था कुछ दिन पहले, उन पर हमला हुआ था। उनको एक 200-300 लोगों की सीआरपी की सिक्योरिटी थी, पूरे गढ़ था। तो रात को क्या हुआ कि बाहर से आवाज आई ठो ठो, तो अंदर किसी को लगा फायर शुरू हो गया।
तो पहले ये टेस्ट फायर करते हैं, तो एक सीआरपी ने टेस्ट फायर किया हवा में, तो उसने टेस्ट फायर किया इसलिए इस कोने वाले ने किया, तो आधा घंटा फायर चल रहा था। बाद में हम भी अंदर थे, तो जिनके रूम में सुषमा वो उनके बहु उनके पास भी पिस्टल 100 एकड़ का उनका रहेगा। तो सब लोगों के पास उन्होंने वेपन निकाले, जैसे वॉर शुरू हो गया। और हुआ क्या था, पकड़ा वो नहीं, वो तो किस्सा ऐसा, वो ट्रक का टायर ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, वो ब्लास्ट हुआ तो आवाज लगा, सबको लगा फायर हुआ। दूसरा किस्सा ये था कि एक मिलिटेंट उस वक्त बंडू शिंगरे का नाम आपने अगर किसी ने सुना होगा, बाल ठाकरे के खिलाफ प्रतिशिवसना निकाला था, शैलेश पवार उन्हीं के इसमें था जी। तो वहां सरदार बेन सिंह आने वाले थे, वीर कौर पंजाब केसरी के विजय चोपड़ा, तो उनको मारने से पहले इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लड़का आता है। तो जीवन सिंह उमरानंगल का जो ग्रैंडसन था वो था उस वक्त डीआईजी या एसएसपी। तो इन्होंने, पुलिस ने इस लड़के को वहम में उठाया और पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो उसने जो जानकारी दी वो करेक्ट नहीं थी, और पता चला कि ये मिलिटेंट का इन्फॉर्मर है, इसकी इंफॉर्मेशन के बाद हमला होने वाला है। तो उसको गुस्सा आया परमराज उमरानंगल को, आजकल मुझे लगता है एडिशनल डीजी या डीजी होगा। तो उसने उसको कहा कि इसको मार देंगे, इसको मारना शुरू किया और कहा कि इसको लेके जाओ, इसका इनकाउंटर करके फेंक दो उधर। तो उतने में सुषमा वहां आई, मैं भी आया, कहा कि आपके पिताजी की बरसी है, क्यों इसको मार रहे हैं। तो बड़ा बहस हुई, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया, वो बच गया। तो उसको लगा कि मैं बच गया, तो खुश हो गए। तो बाद में जब भी हम जाते थे तो हमारा रहना खाना वो पीछे आता था हमारे, कि नहीं आपको ये करना है। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे। और आगे क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, हमने क्योंकि कश्मीर स्टडी सेंटर का भी आपका बड़ा अच्छा काम चलता है। अभी हमारा प्लान तो बहुत है, लेकिन दो बातें हम अंदर से जानते हैं कि हमारे हाथ में कितना टाइम है हमें पता नहीं। मतलब वो कल भी एक अच्छी बात सिर्फ है कि सपने हमारे बहुत थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे जाएंगे कि नहीं। अब हमारी आंखें बहुत हो गई है, तो सपने हम रहे या नहीं रहे आगे जाएंगे। हमारे कश्मीरी बच्चे हैं, हमारे घर के, मेरे भाई का बेटा है, मतलब एक शैलेश, सब लोग इस कदर इस मूवमेंट को चला रहे। आज भी कश्मीर में किसी गांव में काम करना है तो बड़ा मुश्किल होता है, तो बच्चे जाके उस गांव में, मैं सरहद से हूँ, सरहद मेरा है कह के काम शुरू कर। अब बुक विलेज का काम है, हमें पता, हमें नहीं लगा था कि इतना बड़ा होगा। आरागाम आप गूगल कीजिए, आरागाम बुक विलेज, म्यूजिक के हम यूनिवर्सिटी निकालना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, मिलिटेंसी जो होती है, उसको 3 बातें डिफ्यूज कर सकते हैं: आर्ट, कल्चर, थिएटर जी, म्यूजिक। तो इसमें हम एक बहुत बड़ा सेंटर निकाल रहे हैं गजुराड़ी में। बेसिक कंसेप्ट ये है कि आज भी मैं कभी नॉर्थ ईस्ट में गया तो एक नितिन गोखले नाम की जर्नलिस्ट है, उसने एक फोटो खींची थी, एक मिलिटेंट के एक साइड में AK-47, एक साइड में गिटार थी जी। मैंने उस पिक्चर को सकल में आर्टिकल लिख के लिखा था कि इसकी जो AK-47 इसको हम निकालना चाहते हैं, इसको और गिटार को दोनों को रखना चाहते हैं। तो बड़ा पॉपुलर हुआ। तो वही हमारी सोच है कि एक ऐसा पब्लिक मूवमेंट, नॉट इवेंट। क्योंकि आजकल क्या हुआ है कि जिसके पास प्रोजेक्शन अच्छा है, जो वेबसाइट अच्छा बनाता है, तो लोगों को लगता है बड़ा काम कर रहा है। अब इवेंट का टाइम इस दुनिया में खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? कोविड, रशिया यूक्रेन, अफगानिस्तान वॉर और लेटेस्ट जो चल रहा है इस्राइल का जी। इससे एक रियलाइज हुआ कि हमारी जिंदगी में ये रास्ता नहीं है। लोग थक गए देख देख के, इनको लगता है कि चाहे 2 बातें कम मिले, अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो राइट टाइम है, इसमें हम इस पर रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं। और भाषा है, संगीत है, हम जितना हो सके पॉलिटिकल और गवर्नमेंट से दूर रहे, लेकिन लोगों का सपोर्ट हमें मिल रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है और ये वर्क कर रहा है। आप सुषमा जी अगर इनमें कुछ बदलना चाहे, 2 बातें, तो क्या बदलना चाहेगी? क्या ये सब कुछ तो अच्छा है, बट इंसान है वैसे नहीं, वो तो होता है ना, फिर भी ऐसे सोचा ही नहीं कभी। टोटलिटी में एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया। मतलब कैसे चेंज होना, क्योंकि हम, मुझ में भी कुछ हो सकता है कि वो
लेकिन और इस एज पे भी हम कुछ चेंज करना चाहेंगे, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि जो दोनों बाजू होती है। और कुछ काम करते वक्त ऐसा होता है कि हमें वो स्वीकारना पड़ता है, उस सिस्टम में वो होता ही रहता है कि हमें, अगर मैं सोचूंगी कि नहीं इन्हें काम शांत होना चाहिए तो वो काम होगा ही नहीं ना जी। शांत इंसान ये काम कर ही नहीं सकता। तो ऐसे सोचा ही नहीं कभी, मतलब ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। और आप अगर देखिए हमारे कुछ कहे ना कहे कल्चर, फिल्में, गाने, संगीत, इसका हमारे ऊपर एक असर बहुत है, इसका एक इम्पोर्टेंट बहुत है बड़ा जी। रोल है। अगर आप दोनों को मैं पूछूं कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? इनको तो मुकेश बहुत पसंद है। हाँ, मुझे मुकेश इसलिए पसंद है कि चाहे वो ओठों पे सच्चाई रहती है से लेके महजूर का गीत है साई वो सक्षम नाम का, एक प्रे है, वो मुझे आज भी अच्छी लगती है, वो मैंने मेरा रिंगटोन भी लगाया है। वो प्रे करता है कि दुनिया में कुछ भी हो मैं चेंज नहीं करूंगा अपने आप को, और मैं गलत काम नहीं करूंगा। मैं मेरा मिशन या जो संकल्प है, ये कश्मीर के गांव-गांव में बच्चे गाते हैं, स्कूल की प्रे भी होती है। और मुकेश के मेनली 2-3 गाने हैं, उसमें ओठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है। ये शुरू में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा ओहरे ताल मिले नदी के जल में, हाँ, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने रे, वो। और खाने में क्या पसंद है, या ये खाना बनाते हैं कभी? नहीं, मैं बनाती थी, अभी कम बनाती हूँ, लेकिन पहले तो खाना ही है ना। इनको नहीं आता है, खुद को चाय बनाते हैं अच्छे से। मैगी? नहीं, मैगी वैगी नहीं, वो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं इनको। इनको तो सिंपल भाकरी, मतलब सब्जी भाकरी, सिंपल सादा खाना, स्पाइसी भी नहीं खाना पसंद है। लेकिन चाय अभी कम किया है, लेकिन चाय बहुत लगता था। बहुत खाना तो सिंपल ही, बाकी कुछ भी, मतलब मुझे थोड़ा होटल का खाना खाने की आदत थी, लेकिन इनको सिंपल होटल गए तो भी वो सिंपल रोटी कड़क रहती है वो, और दाल फ्राई, बस उसके बगैर बाकी कुछ नहीं खाते। आपको अगर मैं पंजाब, कश्मीर या हमारे सीमावर्ती प्रदेश में जो भी स्थिति है, उसको सम अप करके क्या अगली ज़रूरत है, ये पूछूँ? उसको पूरा एक आपका जो आकलन हुआ है, तो क्या है जो सबसे बड़ी ज़रूरत है? देखिए, ये बेसिकली इंटरेस्ट क्लैश जब होता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट बनता है। तो दुनिया के हर फोर्स को, इंसान को, पावर को खूबसूरत चीज़ें चाहिए होती है। तो हमारे देश की सारी सीमाएं हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरी हुई है जी, वो खूबसूरत है। तो ये आकलन है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि बॉर्डर और कॉन्फ्लिक्ट का रिश्ता होता है। घर में भी अगर एक बाउंड्री आ जाए तो ये रहेगा। बिल्कुल। तो ये जैसे ये रहेगा तो ये डायबिटीज जैसे है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि डायबिटीज है, और हमें उसको कंट्रोल में रखने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए, ये बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन बढ़ेगा तो हमारी जान लेगा। तो इसको कम नहीं कर सकते, तो कम से कम बढ़ने नहीं देना है। ये कॉन्फ्लिक्ट में करना पड़ेगा। और डायबिटीज का और एक रूल है कि जितना पीसफुल माहौल रहेगा, जितना अच्छा रहेगा, पैदल चलेंगे, उतना ये कंट्रोल के लिए कंट्रोल में। तो ये यहाँ के लोग जो है बॉर्डर के, ये लोग बहुत अच्छे हैं। ये एज इंटेलिजेंसी, हार्ड वर्क, हर बात में हमसे आगे। सिर्फ हमें सबसे ज्यादा अगर कुछ मिला है, एक माहौल मिला है। यहाँ रोज गोली नहीं चलती, यहाँ रोज दंगे नहीं होते। उनको ये नहीं पता कि सुबह जो लड़का घर से जाएगा, वो जोजिला से अगर कारगिल का बच्चा श्रीनगर आता है, तो जोजिला बाईपास करके वापस वो कल आएगा तो कल पक्का आएगा कि नहीं, ये उनको नहीं पता होता है। तो कंपेरेटिवली सिक्योर्ड माहौल हमें है, वो उनको नहीं है। तो हमें खास बाहर के लोगों को ये केयर करना पड़ेगा कि वो माहौल अगर हमको, जो सिक्योर्ड माहौल है, अगर वो नहीं भी दे सकते तो उनकी केयर करना पड़ेगा, और वो करने से मे बी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत दिलचस्प बातें आप दोनों से हो रही थी। कई सारे अहम मुद्दे हैं। आपका काम मैं लगातार देखती आती हूँ कि मतलब 98 से तो मैं देख ही रही हूँ, 95 से तो नहीं, कि मैं कुछ सोचती हूँ कुछ आपके बारे में, तो और कुछ नया लेकर आते हैं, और कुछ नया लेकर आते हैं, चलते रहता है ये। तो
एक्चुअली क्या हुआ है कि अ, हम कुछ भी चाहे ना, मैं अगर कल को बीमार भी पड़ जाऊं और सुबह कोई अच्छी बात होती है हमारे सब्जेक्ट रिगार्डिंग, तबीयत ठीक हो जाती है। मतलब मैं कारगिल मैराथन था, तो वहां जाने तक बीमार था, मैराथन खत्म हो गई, मैं ठीक हुआ। तो कभी कभी हमारी दवाई भी उसमें होती है काम में, तो ये हमारा सबका हुआ है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके और भी सपने पूरे हो और कई सारे बच्चों को आप इसी तरह से यहाँ लाए, पुणे में लाए, यहाँ का माहौल उनको बताए और आपसे अच्छा काम होता रहे। तो हम बात कर रहे थे, रूबरू हो रहे थे संजय जी और सुषमा जी से। इन्होंने जो जिंदगी चुनी है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जानबूझकर इस तरह का कुछ बीड़ा उठा लेते हैं और उसी में अपना आनंद ढूंढते हैं। तो बातों बातों में इस श्रृंखला में इसी तरह के जो लोग हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे हम आपको मिलाते रहेंगे। आप बस हमारे साथ में चलते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके जो भी कमेंट्स है वो ज़रूर डालिए। इस तरह के लोगों का जो वीडियो होता है उसमें आप सुझाव आपके अगर हो तो वो ज़रूर दीजिए, उनसे हम आपको मिलाते रहेंगे। नमस्ते।